Assalamu alaikum. This is lecture 8 of overall IELTS preparation, and we will be discussing the speaking module. Speaking has three different parts. The first part has introductory questions. Second part has descriptive type of question, and the third part has discussion questions. Starting off with the first part, in the first part, there are questions related to your studies, your neighborhood, your hobbies, थिंग्स लाइक दैट। यानी यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। दिस डजंट मीन कि वो आपसे आपका नाम पूछेंगे या इस तरह की डिटेल्स, वो उन्हें पता होता है, स्टेटेड होती हैं ऑलरेडी चीज़ें, नाम और सिटी, आप कहाँ किस सिटी से हैं और इस तरह की चीज़ें। तो ये नहीं पूछेंगे आपसे। वो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिस तरह बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आइल्स का पर्पस यही होता है चेक करना कि आप ओवरसीज जाके वहाँ सरवाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मतलब सरवाइव करना एज इन के वहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे या नहीं, अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं वहाँ पे तो आप आंसर कर सकेंगे या नहीं। अगर आप जनरली इफ यू आर गोइंग अबाउट योर डे, आप फिर रहे हैं बाहर और आपसे कोई बातचीत करता है, तो क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज को हैंडल वहाँ कर पाएंगे या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पार्ट वन में पूछते हैं, जिस तरह मतलब जो नेचुरल कन्वर्सेशन में बातें होती हैं ना, पार्ट वन में वो आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी व्हेन यू मीट अ न्यू पर्सन बस स्टॉप पे या मार्केट में या किसी ग्रोसरी स्टोर पे, तो आपकी गपशप होती है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पार्ट वन में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब योर नेबरहुड, वेयर डू यू लिव। नेबरहुड का मतलब होता है मोहल्ला। या डिस्क्राइब योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, विच टेलीविजन चैनल्स डू यू वॉच। इस तरह के क्वेश्चंस पार्ट वन में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। और पार्ट वन के क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड मीन्स के आप टॉपिक पे रहते हुए किसी भी तरीके से उनको आप आंसर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। मतलब यू कैन आंसर इन एनी वे यू वांट, ठीक है। तो वो आप पे होता है कितनी देर बोलना है अराउंड। आपने कोशिश करनी होती है कि 2 मिनट्स का अपने माइंड में एक बॉल पार्क एस्टिमेट रख लें। मोर और लेस 2 मिनट्स कम से कम आपने बोलना होता है, ठीक है। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक पे तब तक बोल सकें जब तक आपको बोलने का कहा जाए, जब तक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपको कोई लिमिट चाहिए तो एटलीस्ट 2 मिनट्स आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और एग्जाम में जब तक एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे, तो आपने बात करते रहना है उसी टॉपिक पे। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बाद आपने रुक जाना है। एग्जामिनर वैसे विद इन 2 मिनट्स जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले जाता है, लेकिन आपने तब तक बोलते रहना है जब तक एग्जामिनर आपको इंटरप्ट ना करे और नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपसे पूछे। इसकी रीजन ये है कि आइल्स की जो स्पीकिंग मॉड्यूल है, इसमें ये भी एक ग्रेड करने का क्राइटेरिया ये भी होता है, एबिलिटी टू स्पीक एट लेंथ, कि क्या आप खुल के बात कर पा रहे हैं या नहीं बात कर पा रहे। तो इस वजह से आपका जो है ना मैटर करता है कि अ, आप कितना खुल के बात कर रहे हैं, ओपनली फ्रीली बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो 2 मिनट्स का एस्टिमेट अपने माइंड में रखें। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा, मतलब लेट्स से 4 मिनट 5 मिनट्स भी बात करनी पड़े कभी, तो आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए इसकी। एक दो क्वेश्चंस में एग्जामिनर ऐसे भी करते हैं कि वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा डिले कर देते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आप कितना बात कर सकते हैं। अगर आप खुद पॉज कर जाएंगे या रुक जाएंगे, दिस मीन्स के एग्जामिनर समझेगा कि ओके आप इतना ही बात कर सकते थे, और उससे आपके बैंड पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो एक थंब रूल ये बना लें कि जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने तब तक उस पर बात करते रहना है जब तक एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। ये एक रूल ऑफ थंब है जिसको आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करें एटलीस्ट 2 मिनट्स एक क्वेश्चन के आंसर में आप बोल पाएं, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इनिशियली आई वुड से कि 4 सेंटेंसेस से स्टार्ट करें, मतलब हर क्वेश्चन के आंसर में 4 सेंटेंसेस आप एटलीस्ट बोलें, और आहिस्ता आहिस्ता इसको 8 सेंटेंसेस पे ले जाएं, ठीक है। और अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप रखें, सेंटेंस वाइज लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 सेंटेंसेस या 8 सेंटेंसेस में आंसर कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि हर सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है।
मेक श्योर के करें कि हर सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड हो, प्रॉपरली सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, उसकी ग्रामर ठीक हो, उसके बाद पॉज लेना होता है कन्वे करने के लिए कि जिस सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ब्रीफ सा पॉज होता है कुछ मिली सेकेंड्स का, फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस पे चले जाते हैं, ठीक है। जिस तरह राइटिंग करते हैं ना, वैसे ही स्पीकिंग में भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और रिलैक्स रहना है अपने आंसर में। अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आप ब्रीथ भी प्रॉपरली नहीं करते, सांस नहीं लेते प्रॉपरली, और आपका माइंड ब्लैंक आउट होने लग जाता है और आपको अच्छे वर्ड्स नहीं मिल पाते। लैंग्वेज का रिलैक्सेशन से बहुत एक डीप कनेक्शन है। जितना आप रिलैक्स्ड होते हैं उतना आप अच्छी चीजें सोच सकते हैं और कन्वे कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स्ड रहना है, ब्रीदिंग अपनी प्रॉपर करते रहना है। इसके अलावा ये डीप ब्रेथ्स लेने हैं, जिस तरह मैं बात करते करते बीच में डीप ब्रेथ्स ले रहा हूँ, अगर मैं नहीं ब्रेथ्स लूंगा तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आई आई विल फ्रीज, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करनी है। और आई वुड से कि जब आप क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करें तो पहला सेंटेंस बहुत आप बेसिक फ्रेज से स्टार्ट करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ के बारे में एग्री नहीं करते, आपसे पूछा जाता है कि डू यू लाइक स्विमिंग, क्या आपको मतलब स्विम करना, तैरना पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद हो, यू कैन स्टार्ट विद नॉट अ बिग फैन या नॉट रियली। छोटे से फ्रेज से स्टार्ट करें। उससे ये होगा कि आपको ना रीजनिंग के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए वक्त मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और मच नीडेड टाइम, आई वुड से इसकी ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा अपने आप को गैदर कर पाएं, टॉपिक के बारे में सोच पाएं। तो आपको ना इस चीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा अगर आप बेसिक फ्रेज से अपना आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक रिकमेंडेशन है, बेसिक फ्रेज से अपना आंसर स्टार्ट करें। टॉक इन प्रॉपर सेंटेंसेस, स्टे रिलैक्स, स्टे स्टे काम। और इसके अलावा ये कि शुरू में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके बारे में बता दें, अपना ओपिनियन बता दें, उसकी रीजंस दे दें। और उसके बाद ये कि आप, अगर एग्जामिनर ने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अभी नहीं पूछा, आपको लगता है कि ओके मेरी बातें तो इतनी ही थी, मेन पॉइंट्स इतने ही थे, तो उसके बाद टेक्निक्स होती हैं समराइजिंग की, पैराफ्रेजिंग की, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए। तो वो भी अभी हम देखेंगे जब हम एक्चुअल टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों के सामने एक एक्चुअल आइल्स का स्पीकिंग का पास्ट एग्जाम होगा, जिसको हम उस पूरे एग्जाम को, फुल लेंथ एग्जाम को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट्स में हम लेके चलेंगे। पार्ट वन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपकी चॉइसेस के बारे में और इस तरह मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में। पार्ट वन से पहले स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन नाउ। ओके, हियर इट इज। ओके, अब यू कैन सी ओवर हेयर कि ये पार्ट वन है, ठीक है। इसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है। तो ये टेस्ट जब स्टार्ट होगा तो एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विच मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स डू यू रीड। अब ये जो वाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखा हुआ है? लेट्स से कि आप इसको आंसर करना शुरू करते हैं और आप कहते हैं कि ओके, आई रीड scientific magazines. I like to read scientific magazines and I read Dawn newspaper every day. It's an English language newspaper easily available in Pakistan. अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे खामोश हो जाता हूँ, तो एग्जामिनर मुझसे पूछेगा व्हाई। वो इसलिए होता है कि आपने सिर्फ ओपिनियन नहीं देना होता, एक्सप्लेन भी करना होता है, खुल के बात करनी होती है। यू शुड बी एबल टू स्पीक एट लेंथ। इसलिए यहाँ वाई या वाई नॉट लिखा हुआ है। तो आपने जब आंसर करना स्टार्ट करना है तो आपने अज्यूम करना है कि वाई भी आपसे पूछा जा रहा है। एग्जामिनर के पूछने का वेट नहीं करना, और टॉपिक पे रहते हुए आपने डिटेल में बात करनी है, ठीक है। टॉपिक को लीव नहीं करना। अब जिस तरह इस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, विच मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स डू यू रीड, यानी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स के बारे में। अब मैं यहाँ टेलीविजन चैनल्स के बारे में बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो टॉपिक पे रहते हुए किसी भी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू स्टे ऑन द टॉपिक। तो ये एक मेन पॉइंट है। ओपन एंडेड चीजें हैं, यानी किसी भी तरीके से आप उसको आंसर करें, टॉपिक को बस लीव ना करें। तो अभी हम इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें जो मेन थीम्स हैं वो क्या है कि पूछा ये जा रहा है कि कौन से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आप पसंद करते हैं, ठीक है।
तो इसमें अ, इस तरह से होगा। अभी जिस तरह रियल टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई विल स्टार्ट आंसरिंग इट, और आपने देखना है कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इससे पहले, उन टिप्स को किस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। विच मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स डू यू रीड? आई लाइक टू रीड साइंटिफिक मैगजीन्स. Scientific magazines are a lot of fun for me actually, because they provide me with new knowledge. They provide us with latest trends in the scientific community, and it satisfies our intrigue and our curiosity. About newspapers, uh, I don't actually get a chance to read physical newspapers these days because they are not that accessible now. But I do read online newspaper. There is Express newspaper, which I read by going on their website. There's also Dawn newspaper, but it's only available in libraries these days. So whenever I do visit a library, I make sure that I go into the newspaper section and go through this newspaper. Their headlines are actually quite engaging, and their overall content is relatively interesting. So I do like reading them whenever I get a chance. अब ये क्वेश्चन नंबर वन का हमारे पास आंसर हो गया। इसको बेसिक रखना है, वही 7 to 8 सेंटेंसेस मैंने अपने माइंड में रखे हैं और इसे आंसर करने की कोशिश की है। जो टिप्स मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में दी थी, उनको यहाँ पे हम नोट डाउन भी कर लेते हैं, ताकि जब मैं आंसर कर रहा हूँ तो आई कैन शो यू कि कौन सी मेन चीज़ें हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। स्टे रिलैक्स्ड, टेक डीप ब्रेथ्स। इसके अलावा आई वुड से कि टॉक इन सेंटेंसेस, स्टार्ट विद अ ब्रीफ फ्रेज। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और इनिशियली आपको 4 to 8 सेंटेंसेस आपको बोलने चाहिए हर क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए इससे ज़्यादा बात करने की भी, क्योंकि एग्जामिनर कुछ जगहों पे आपको पुश भी करेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब उसी तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसको आंसर करूंगा। व्हाट काइंड्स ऑफ आर्टिकल आर यू इंटरेस्टेड इन, आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, यानी कि मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में कौन से आर्टिकल्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आर्टिकल्स होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जो डिटेल में बात की गई हो, जहाँ पे उसको आर्टिकल कहते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ आर्टिकल आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन? आई लाइक टू आई लाइक टू रीड articles or opinions about geopolitical affairs. The reason is that I think that there is a lot of untapped potential in terms of resources that we have not really materialized or utilized as a society or as civilization. For example, we live in Southeast Asia, and recently there is a lot of progress about Belt and Road Initiative. As we all know that China is trying to expand CPEC and include countries like Afghanistan and then Central Asian countries. So there is a lot of potential of cooperation, and this cooperation can help us to uplift the quality of life. It can open avenues for economic cooperation. It can open trade avenues. So I like to explore articles and magazines about these sort of topics, where we can understand we can how we can interact as countries, as nations, as a region, and then how this cooperation can translate into uh, progress in terms of standard of living, quality of life and trade. तो इस तरीके से अब मैंने बता दिया कि मुझे कौन से आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं और इस क्यों मुझे अच्छे लगते हैं। अब तो मैंने इसमें बताने की कोशिश की कि मुझे इकोनॉमी से रिलेटेड या जो कंट्रीज के दरमियान जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स, इस तरह सीपेक चाइना के साथ है और ये एक्सपेंड हो रहा है, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जो है, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज। इसी तरह रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी कुछ इस तरह के हैं कि
ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, यानी जिनके इर्द गिर्द ओशन नहीं है, ये लोग ट्रेड नहीं कर सकते। तो इनको एक्सेस रेलवे के थ्रू पाकिस्तान के पोर्ट्स तक मिल जाए और ये अपनी ट्रेड कैरी आउट कर सके, इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, इन कंट्रीज का भी फायदा है। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हम नहीं कर पाए अभी तक, एज एज जो साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव्स हैं हम लोग, या एज पाकिस्तानीज। तो मेरा इंटरेस्ट होता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स मजीद हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ कहते हैं कि हम आपको स्पोर्ट्स आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं, बचपन से आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या आपको फैशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पसंद हैं, यू लाइक टू सी के फैशन में या इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने यहाँ वो बताना है और उसकी रीजंस देनी है। बेसिक रूल्स वही हैं, 4 to 8 सेंटेंसेस बोलने हैं, रिलैक्स्ड रहना है, ग्रामर अच्छी रखनी है, प्रॉपर एक एक सेंटेंस में बात करनी है, हर सेंटेंस के बाद छोटा सा पॉज लेना है। तो वही बेसिक्स हैं। तो आपने अपना ओपिनियन चूज करके उनको एक्सप्लेन करना है। मैं अपना ओपिनियन एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपना ओपिनियन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आप देख लें कि जो पार्ट 1 के 2 क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, ये दोनों ही इंट्रोडक्टरी टाइप के ही हैं, कि मुझे कौन से मैगजीन्स और आर्टिकल्स पसंद है, न्यूज़पेपर में कौन सा पढ़ता हूँ, तो ये मेरी मुतल्लिक क्वेश्चन है ना, तो इंट्रोडक्टरी टाइप है ना। तो पार्ट 1 में ऐसा ही होता है। हो सकता है आपसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाए, कि मतलब स्टडीज के दौरान आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था, ठीक है। या पॉसिबल है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपको बुक्स कौन सी अच्छी लगती हैं, या टेलीविजन चैनल्स कौन से अच्छे लगते हैं, इस तरह के टॉपिक्स होंगे। तो हम ये फुल लेंथ हमने ये पूरा टेस्ट सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट 2 हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस। इसी तरीके से अब हम, ये 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए, अब हम ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language? uh, यहाँ पूछा जा रहा है कि मैंने फॉरेन लैंग्वेज यानी कि बाहर की लैंग्वेज, जो मेरे मुल्क की लैंग्वेज ना हो, उसमें कभी कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन स्टडी किए हैं या नहीं किए। Actually, I did browse Persian magazine once. I am interested in Persia as a culture and Persian language uh, as a whole, because Iran is our neighboring country and they do have some cultural effect on us. Uh, our previous rulers, Mughal rulers, Pakistan stems from Mughal Empire. A lot of their readings are in actual Persian language, so we do get a chance to interact with this language. So I did go through some of their magazines, and I could not make sense of a lot of content that was there, but it was really interesting. It I could see the glimpse of Persian culture, but as I said, I was not able to understand a lot of stuff because my knowledge of Persian is fairly basic. तो यहाँ पे मैंने वही कोशिश की बताने की। अब अगर मैं लेट्स से यहाँ पे रुक जाऊंगा, तो अब एग्जामिनर मुझसे पूछेगा कि व्हेन डिड यू रीड इट, क्या आपने ये कब पढ़ा था। तो आई कैन से कि आई वेंट थ्रू दिस मैगजीन अराउंड 6 to 8 months ago while I was sitting in my university library. It was a very surreal experience. The quality of imagery, the quality of uh, it was a very surreal experience. The quality of images and the quality of data available in the magazine was quite breathtaking. अब यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैंने कब इस मैगजीन को पढ़ा और वो एक्सपीरियंस किस तरह का था। तो एज आई सेड के टॉपिक पे रहते हुए आप किसी भी तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डू यू थिंक रीडिंग अ न्यूज़पेपर और मैगजीन इन अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ गुड वे टू लर्न द लैंग्वेज। अब यहाँ बात ही हो रही है कि क्या आपको ये लगता है कि मैगजीन या न्यूज़पेपर किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ने से आपको वो लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपसे बात की थी कि बेसिक फ्रेज में आंसर करना स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, तो आई कैन स्टार्ट बाय नो, नो आई डोंट थिंक सो, ठीक है। कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से आपने जो स्टार्ट लेना है वो बेसिक फ्रेज से लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा सकता है कि आई डोंट थिंक सो, द रीजन बीइंग दैट
to learn a language, we first need to go through the basics of that language, the grammatical rules, as well as the basic vocabulary. But magazines generally have complex concepts and detailed ideas. And, I don't think that uh, if we really start, if we are really starting over with a new language and we started by going through a magazine, I don't think that we will be able to understand the basic tools required. I don't think we do possess the basic tools required to even understand the basic concepts of newspapers or magazines without first going through a structured approach in which a tutor or uh, some sort of uh, some sort of teaching academy or some sort of teaching facility first walks you through the basic process of understanding the basics and unpacking the basic rules of that particular language. Only then I think that we can, once we develop the basic understanding of that foreign language, only then we can proceed to reading newspapers or magazines and try to make sense of the concepts on our own and try to unpack the nuances of language on our own. But to start off, I really don't think that it will be useful to try to learn a foreign language through newspaper or magazines. I would dare say that it will be counterproductive and it might intimidate you by introducing complex concepts and ideas before you are actually ready for them. तो अब यहाँ पे मैंने यही बात करने की कोशिश की कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर को पढ़ के, तो उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइनीज में कोई मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, इतना आसान नहीं होगा उसके आइडियाज को और थॉट्स को अंडरस्टैंड करना। उससे बेहतर है कि पहले मैं लैंग्वेज की बेसिक्स समझ लूं और फिर मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, मैगजीन को पढ़ के या न्यूज़पेपर को पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने की कोशिश करूं। वो बेहतर अप्रोच होगी। अगर मैं डायरेक्टली मैगजीन या न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो उससे ये रिजल्ट निकलेगा कि आई वुड गेट इंटिमिडेटेड। मतलब मुझे लगेगा कि ये लैंग्वेज शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि वो इतनी मुश्किल होगी नहीं। मुझे इसलिए लग रही होगी कि मुझे उसके बेसिक आइडियाज भी नहीं पता। तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था। आप सब जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं, आपके पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी अवेलेबल है। लेक्चर्स थोड़े से फास्ट पेस्ड है ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और एक जगह पे हम ज़्यादा देर स्टक ना हो। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की, किसी भी डिटेल की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेक श्योर कि आप मुझसे रीच आउट करें, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। मुझे मुझे रीच आउट करें। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करके आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझा सकूं। मूविंग ओवर टू पार्ट टू। अब पार्ट वन में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे और ओपन एंडेड थे, लेकिन पार्ट टू में ऐसा नहीं है। पार्ट टू में एक क्वेश्चन है, एक प्रॉम्प्ट है कि डिस्क्राइब अ रेस्टोरेंट दैट यू एंजॉयड गोइंग टू। कि एक रेस्टोरेंट को डिस्क्राइब करें जहां पे जाके आपको अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो। लेकिन साथ में ये बताया हुआ है कि यू शुड से कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पे था, आपने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज किया, और आपने वहां पे क्या खाना खाया, और आपको वहां पे अच्छा क्यों लगा खाना खाते हुए। ठीक है, आपको वहां का खाना पसंद क्यों आया। अब जो भी पार्ट टू का क्वेश्चन होगा ना, उसमें पहले एक मेन प्रॉम्प्ट होगी जो कि यहाँ पे है, और उससे नीचे चार डिफरेंट सब क्वेश्चंस होंगे जो आपने आंसर करने हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ओपन एंडेड नहीं रहा। ओपन एंडेड का मतलब कि आप जिस तरह से मर्जी टॉपिक पे रहते हुए आंसर कर लें, वो ओपन एंडेड होता है। अब ये पार्ट टू में ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं जो आपने अपने आंसर में बतानी है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक डिटेल्स पूछी गई हैं तो इसलिए आपको ना 1 मिनट का टाइम मिलता है अपना आंसर फॉर्मुलेट करने के लिए। ठीक है। इसकी रीजन ये होती है कि अब मुझे फौरी तौर पे तो याद नहीं होगा कि मैं रेस्टोरेंट में गया था तो मैंने वहाँ क्या ऑर्डर किया था और मेरे साथ कौन कौन था। हाँ, नाम जरूर याद होगा रेस्टोरेंट का, और एक वेग आइडिया होगा, थोड़ा सा मतलब ख्याल होगा कि ओके मैं कितना अरसा पहले गया था। लेकिन बाकी डिटेल्स के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए हमें वक्त मिलता है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलता है। और साथ में आपको एक पीस ऑफ पेपर और पेंसिल मिल जाती है कि आप जल्दी से अपने नोट्स बना लें। अब
एक मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी कि जब आपको ये 1 मिनट मिले तो आप ये नहीं कर सकते कि इसमें आप पूरा स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो जाएं और वर्ड बाय वर्ड अपना आंसर लिखना शुरू कर दें। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप यू विल रन आउट ऑफ टाइम और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने की बजाय आपने क्या करना है, लेट्स से कि आपके पास ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जो साइड पे मैंने ये नोट्स वाला डॉक्यूमेंट, एक एक टेक्स्ट बॉक्स खोला है, ठीक है। लेट्स से कि ये आपके पास पीस ऑफ पेपर है और आपका 1 मिनट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपने आंसर करने हैं। तो इस तरीके से ना एक एक वर्ड लिख लें हर क्वेश्चन के बारे में, कि वेयर द रेस्टोरेंट वॉज, तो आई कैन से मुल्तान, ठीक है, और मुल्तान सिटी कह दें ताकि ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए। वाई यू चोज दिस रेस्टोरेंट, नाइस एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल और ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फूड यू एट इन दिस रेस्टोरेंट, तो वी कैन से के लंच बुफे। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कहते हैं देसी खाने को, ठीक है। अब देसी प्रॉपर वर्ड नहीं होता, जिस तरह कढ़ाई कॉन्टिनेंटल है, मतलब हमारे एरिया की फूड है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल में आता है चिकन कढ़ाई। सिमिलरली बिरयानी वो भी कॉन्टिनेंटल में आ जाता है। इसका ऑपोजिट होता है वेस्टर्न फूड, मतलब जिस तरह जो वेस्ट में खाने खाए जाते हैं, चाउमीन और इस तरह की चीजें। तो आई डोंट थिंक चाउमीन इज एक्चुअली वेस्टर्न, वो चाइनीज हो जाता है, लेकिन वो स्टिल एक डिफरेंट खाना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मतलब जो आपका देसी फूड है उसको आप कॉन्टिनेंटल फूड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट था व्हाई यू एंजॉयड ईटिंग देयर, तो आई कैन से के वाज विद फैमिली। तो इस तरीके से ना शॉर्ट से आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब जब वेयर द रेस्टोरेंट वाज, जब मैं मुल्तान सिटी कहूंगा तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाई यू चोज दिस रेस्टोरेंट, नाइस एम्बियंस, के वहाँ माहौल अच्छा था। व्हाट टाइप ऑफ फूड यू एट इन दिस रेस्टोरेंट, तो आई कैन से कि लंच बुफे और कॉन्टिनेंटल फूड थी उसमें। एक्सप्लेन वाई यू एंजॉयड ईटिंग इन दिस रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाना खा के आपको अच्छा क्यों लगा। वाज विद फैमिली, के मैं फैमिली के साथ था इसलिए अच्छा लगा। अब आपने ना ये 4 छोटे छोटे वर्ड्स या फ्रेजेस लिख लेने हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। ये 10 सेकंड में ही लिखे जाएंगे, उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने आप को गैदर कर लेना है। फिर एग्जामिनर जब आपको कहे तो आपने स्टार्ट करना है अपना आंसर। तो इसमें आपने एक चीज देखनी है कि बस इससे ज्यादा नहीं लिखना, इतना ही लिखना है, ये आपके नोट्स हो जाएंगे। अब आप जब क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि अगर मैं ये 4 चीजें बोलूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये चारों के चारों क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, वेयर, व्हाई, व्हाट और व्हाई यू एंजॉय डेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स आपने लिखने हैं कि सारे क्वेश्चंस उन वर्ड्स को बोलने से आंसर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो हमने देनी है पार्ट 2 में। हमने जो जो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और साथ डिटेल्स पूछी जाती हैं उसके बारे में, तो सारी डिटेल्स ही आपने बतानी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 मिनट के लिए बात करनी है। तो अब आई विल ट्राई कि इन सारी चीज़ों को मैं, जो मैंने अपने पास नोट्स बनाए हैं, 2 मिनट बात करके आंसर करूं, ठीक है। आई रिमेम्बर गोइंग टू ए वेरी beautiful restaurant in my hometown in Multan city. I chose this restaurant because it has a really nice ambience. The seating space is really cozy. There is indoor as well as outdoor seating available. Sometimes when it gets a little congested indoors, we can always go outdoors. Uh, I always have a problem with sitting in air-conditioned spaces for too long. It causes nasal congestion and things like that. So I always choose places where there is outdoor seating available. And if I am uncomfortable sitting indoors, I choose to go outdoors, and I can sort of take a walk in the fresh air and feel better. The food available in this restaurant is really of wide quality and quite diverse, because it generally hosts lunch buffets, and there is continental food available with Western touch. There were there were a lot of chicken rolls, spring rolls, giving it Western touch, and there were continental dishes like biryani and things like that. It was quite fun. The main reason why I still remember going there and why I enjoyed it a lot is that I was with my family, and we spent a lot of quality time there with my family. We did not use a lot of we did not use a lot of cell phones, and we tried to talk to each other.
एंड रियली स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। तो अभी मैंने यही कोशिश की कि वही सेंटेंसेस में बात करूं रादर देन कि मेरी पूरी बात एक ही सेंटेंस लगे। वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद पॉज और फिर नेक्स्ट सेंटेंस। ब्रीफ फ्रेज से स्टार्ट किया, एक छोटे से फ्रेज से रिलैक्स तरीके से बात करने की कोशिश की, बीच में ब्रीदिंग कंटिन्यू की, और वही 4 to 8 सेंटेंसेस अराउंड 2 मिनट्स में अपनी बात की। इससे ज्यादा बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ठीक है। अब पार्ट 3 पे जाएं। अगर हम पार्ट 3 में, एक चीज डिफरेंट होती है पार्ट 1 और 2 से। पार्ट 1 और 2 में एग्जामिनर आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, आप जो भी आंसर कर रहे हैं एग्जामिनर आपको आंसर करने देगा, ठीक है। वाई पूछ लेगा, ठीक है, या वाई नॉट, वाई, व्हेन, ठीक है, लेकिन वो आपसे ना बेस्ड ऑन योर आंसर आपको वो चैलेंज नहीं करेगा कि वाई इज दैट, मतलब ऐसा नहीं करेगा कि वो वाई तो पूछ लेगा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि वाई डू यू थिंक सो, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप अ, किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंडशिप के बारे में क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट वी कैन मेक वी कैन मेक फ्रेंड्स एट एनी एज, और there is a better chance to make friends at a younger age when we are going to school and meeting new people। मतलब कि आपको क्या लगता है किसी भी एज पे हम दोस्त बना सकते हैं, या स्कूल ईयर्स में ज़्यादा बेहतर आप फ्रेंडशिप्स फॉर्म कर सकते हैं? तो अब मैं इसको आंसर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो है एडल्ट एज में फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी बनती हैं, क्योंकि हम मैच्योर हो गए होते हैं और इस तरह की चीज़ें। और एग्जामिनर हो सकता है मुझसे पूछे अब यहाँ पे, क्योंकि पार्ट 3 में ना डिस्कशन होती है, तो एग्जामिनर आपको कहीं पे भी इंटरप्ट करके ना आप जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ लेगा, उसकी वजाहत से रिलेटेड, या आपके ओपिनियन को चैलेंज कर देगा, तो आपने उसको डिस्कशन को आगे लेके जाना होता है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कैन आस्क मी के लेकिन स्कूल में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और हम यंग होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से हम दोस्त बना सकते हैं? तो फिर मुझे उसको उसको भी डील करना पड़ेगा। मतलब पार्ट 3 में डिस्कशन होती है, ठीक है। तो जनरली दो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप दोनों टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन की जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और फिर एग्जामिनर बात से बात निकालता है, एक डिस्कशन आपसे आगे चलाता है। पार्ट 1 और 2 में ऐसा नहीं होता। पार्ट 1 और 2 में प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, और उसको आपने आंसर करना होता है। आप सही आंसर करें, गलत आंसर करें, एग्जामिनर आपसे उस क्वेश्चन में से फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन पार्ट 3 में इस तरह होता है कि आप एक क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे कि एग्जामिनर बीच में ही आपसे उसी से रिलेटेड जो बात आपने की होगी उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेगा, ताकि देखा जाए कि डिस्कशन में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है, यहाँ ये स्पॉन्टेनियस डिस्कशन है। मतलब यहाँ पे आपको वक्त नहीं मिलेगा अपना आंसर सोचने के लिए, और आपने फौरन आंसर करना है। जिस तरह मैंने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी मैंने तो इसी तरह किया, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर किया। लेकिन पार्ट 2 में आपको 1 मिनट मिलता है अपना ये बॉक्स बनाने के लिए, जिसमें आप अपनी डिटेल्स लिखते हैं। एक अपना एक बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए ना 1 मिनट मिलता है, पार्ट 1 में नहीं मिलता। जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया आपने फौरन आंसर करना है। इसलिए मैंने आपको ये टिप दी थी कि एक ब्रीफ से फ्रेज से स्टार्ट कर लें कि कोई चीज़ पसंद ना हो तो यू कैन से कि आई एम नॉट अ बिग फैन, या नॉट रियली। कोई चीज़ पसंद हो तो या आई रियली लाइक दैट। इस तरह से ना कुछ छोटा सा फ्रेज बना लें, ताकि फौरी तौर पे ना आप बोलना स्टार्ट कर दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रीजनिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग का मैंने आपको कहा था बताऊंगा, वो क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 का क्वेश्चन है ना, पार्ट 3 में भी हमने फौरी तौर पे अपना आंसर स्टार्ट करना होता है। इसमें आपको टाइम नहीं मिलता अपना रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करने का। जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों में आपने फौरी तौर पे आंसर करना है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, जैसे ही आप क्वेश्चन सुने आपने आंसर करना है, ठीक है। पार्ट 2 में आपको 1 मिनट मिलता है, सही है। पार्ट 3 भी ओपन एंडेड होता है, सही है। मतलब आप किसी भी तरीके से टॉपिक पे रहते हुए आंसर कर सकते हैं। जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए आपने अपने ओपिनियन के मुताबिक आंसर करना है। कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं देनी, टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में है आप बात कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 2 में स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स में फर्क है। अब आ जाते हैं कि समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग कब काम आती है। लेट्स से कि अब ये पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल गो टू रेस्टोरेंट्स व्हेन दे वांट टू सेलिब्रेट समथिंग। अब इसको मैं आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि
आपको क्या लगता है कि लोग रेस्टोरेंट्स में क्यों जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कुछ? तो अब इसको आंसर करना मैं स्टार्ट करता हूँ उसी तरीके से, ब्रीफ फ्रेज से। आई थिंक दे गो टू रेस्टोरेंट्स टू रियली find themselves in a new environment, find themselves in a refreshing environment, and to sit together with their families and friends in a refreshing space. And basically, I would say that they choose to celebrate in restaurants because of change in environment more than anything else. Because as we all know that uh, a positive change in environment is rather refreshing for our psyches and for our overall moods and productivity. So whenever we get a chance to celebrate something like New Year or birthdays or anniversaries, it always feels like an appealing idea to get out of our homes and to get out of our daily routines and to sit in a place where we can sort of unwind and forget our daily stresses and worries and just try to spend a good time together. अब यहाँ तक मैंने अपनी रीजनिंग कर दी है, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे इंटरप्ट नहीं किया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी पहले से की हुई बात को समराइज कर सकता हूँ। समराइज का मतलब कि एक या दो सेंटेंस में पूरी बात को जो है उसकी समरी बताना या उसको कंक्लूड करना। पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि डिफरेंट वर्ड्स में या एग्जांपल्स दे के पहले की हुई बात की ही वजाहत करना। ठीक है, तो अब मैं इन टेक्निक्स की तरफ आ जाऊंगा ताकि एग्जामिनर के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने तक मैं उसको ये स्पेस ना दूं कि ओके मेरी बात खत्म हो गई है और इसी बेस पे आप मुझे ग्रेड कर दें। ऐसा नहीं, आपने बोलते रहना है अच्छी इंग्लिश में, अच्छी स्किल्स के साथ बात करते रहना है जब तक एग्जामिनर खुद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे। और उसके लिए आप ये पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग भी यूज कर सकते हैं, और वो मैं अभी करूंगा इसी क्वेश्चन में। अब मैं अपने आंसर को वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो आई कैन से कि एज आई सेड, the most challenging aspect of our daily lives is that we work from 9 to 5 and then we come back home, we do some daily course, and uh, this is it. This is the end of the day. But if we really do get a chance to celebrate something, then it really feels like a good idea to get out of get out of our daily routines, uh, get out of the same environment in which we find ourselves day in, day out, and try to change things a bit. All these restaurants really have this amazing vibe going on. They generally have really nice environments in which we sort of we can relax and we can unwind, we can take a step back from all of the stress and all of the नर्वस एनर्जी दैट वी कैरी इन अवर डेली लाइफ। अब मैंने यहाँ वही पहले वाली बात की है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इसको बोलते हैं मतलब पैराफ्रेजिंग। ठीक है, और समराइजिंग क्या होती है कि मतलब अब समराइजिंग करते हैं, मतलब एक सेंटेंस में अगर मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूँ तो उसके लिए कीवर्ड्स होते हैं टू सम अप, या इन अदर वर्ड्स इस तरीके से ना। टू सम अप, आई वुड से दैट पीपल चूज रेस्टोरेंट्स फॉर सेलिब्रेटिंग देयर इवेंट्स बिकॉज it really feels special to do so. Because if we celebrate birthdays and anniversaries at home, there's nothing special about that. We eat and drink in home every day. But if we do these celebrations in restaurants, it generally gives that impression of something special going on, and generally this is the sort of energy that we generally need on our celebrations, events and occasions. अब यहाँ उसी को मैंने कोशिश की है कि सारी बात जो है उसको एक दो सेंटेंसेस में अच्छे से समरी उसकी प्रोवाइड कर दूं। तो ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं अपनी बात को एक्सपेंड करने के लिए। इससे रिलेटेड आपको मजीद थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। वैसे आई हैव ट्राइड कि यहाँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are more popular in your country, fast food restaurants or traditional restaurants? Why do you think that is? अब यहाँ क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आपके कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर क्या है, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स या फिर ट्रेडिशनल जो रेस्टोरेंट्स होते हैं? फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स होते हैं जिस तरह केएफसी है, मैकडोनल्ड्स है, ये फास्ट फूड के हैं। और ट्रेडिशनल होते हैं जिस तरह हमारे यहाँ पे, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, तो यहाँ पे एक तंदूरी है। इसके अलावा 1969 है, और बारबेक्यू के कुछ स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आम चिकन कढ़ाई या इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, वो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में आ जाते हैं।
जिसको कॉन्टिनेंटल फूड भी कहते हैं या हम देसी खाना जिसे कहते हैं। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वही जिस तरह मैंने पहले बता दिए। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आपकी कंट्री में ज़्यादा फेमस कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रेडिशनल हैं या फास्ट फूड के हैं। अब डिस्कशन से रिलेटेड क्या है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो जी ये फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 9 to 5 वाले लोग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो रेस्टोरेंट में बैठ के खाने के रेडी होके आने का वेट करें। फास्ट फूड ज़रा जल्दी आ जाती है, रेस्टोरेंट पे जल्दी सर्व हो जाती है, इसलिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। डिस्कशन बेस्ड क्या है, जब मैंने ये बात की तो इससे एग्जामिनर एक क्वेश्चन निकालेगा कि व्हाट डज दिस से अबाउट अवर ईटिंग हैबिट्स, के इससे हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में क्या पता चलता है। या एग्जामिनर पूछ सकता है, डू यू थिंक दैट पीपल आर मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इफ दे चूज टू डू दिस, कि क्या अगर वो फास्ट फूड खा रहे हैं तो लोग हेल्दी काम कर रहे हैं। तो मैंने अब ये मेरी बात से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं कुछ और कहता तो एग्जामिनर कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता, ठीक है। तो पार्ट 3 में ऐसा होता है सिर्फ कि डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एग्जामिनर ने सिर्फ क्वेश्चन बोलना है, उसको उर्दू में एक्सप्लेन नहीं करना। ये यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनर ने सिर्फ क्वेश्चन बोलना है और आपने उसको फौरी तौर पे सुन के आंसर करना है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस कर लें कि बेसिक फ्रेजेस आपके पास हों, कि आई डोंट थिंक सो, या आई डोंट थिंक दिस इज द केस, या आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस। या अगर आप एग्रीमेंट करना है आपने तो आप कह सकते हैं कि यस रियली आई थिंक दिस इज द केस। इस तरीके से ना कुछ फ्रेजेस आपके पास हों जिनको आप यूज करके अपना आंसर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो नॉट रियली भी होता है नेगेटिव वाले में, या डेफिनेटली होता है पॉजिटिव अगर आपने एग्री करना हो। आई प्रेफर भी आता है, अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि आपको होम्स पसंद है या अपार्टमेंट्स में रहना पसंद है, तो आप कह सकते हैं कि आई प्रेफर अपार्टमेंट्स। अभी एक छोटा सा फ्रेज हो गया और उससे आगे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से बेसिक फ्रेजेस में आपने बात स्टार्ट करनी है। तो वही है कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आंसर को उर्दू में, लेकिन एग्जाम में आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इससे आगे अब हम ऐसे ही करेंगे कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको डायरेक्टली आंसर करूंगा। अगर किसी क्वेश्चन के मीनिंग के बारे में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो मुझे रीच आउट कर लें, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा, वी आर ट्राइंग टू सिमुलेट द एग्जाम कंडीशंस, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को आंसर करता हूँ कि which are more popular in your country, fast food restaurants or traditional restaurants? Why do you think that is? I think that uh, fast food restaurants are more popular in Pakistan. The reason behind this is that the continental dishes or the traditional dishes of Pakistan take a lot of time to, get in shape or get ready. For example, chicken biryani can take about an hour to get ready. Similarly, chicken kadahi takes 40 to 45 minutes. There are some other dishes like chicken shivari or things like that, and there is no way that they can be cooked in like an hour, or 40 to 45 minutes is the baseline time that is required to get these dishes ready. Therefore, especially younger people are leaning towards fast food restaurants like KFC and other fast food chains, because fast food chains generally are a lot of quicker in getting the food to the table, and this is more efficient for a lifestyle in which you don't have time for healthy eating. So that's why I think that fast food restaurants are doing as well as they are. They're making a lot of money. They're always crammed with people because they serve food in a rather quick manner, as indicated by the name fast food, because they just deep fry the chicken, put it in the burger buns, and serve it to you. They don't have to like slow cook anything. That's why I think that fast food restaurants are gaining ground in terms of popularity, and they are driving a lot of business. They're generating a lot of revenue. अब यहाँ मैंने वही बात की है जो पहले मैंने उर्दू में बोल दी थी इस क्वेश्चन के ओपिनियन में, ठीक है। सिमिलरली लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ना उसी पेस के साथ इसको लेके चलूंगा जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं और आपने आंसर करने हैं। Once again, if someone has any problem regarding the content of the question, or if someone has any problem कि इसको क्वेश्चन का मीनिंग क्या है या मैं आंसर में क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं।
अगर किसी के पास नहीं है तो इंस्टाग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें। जो माई मेरी टीम है, माई टीम विल मेक श्योर के दे गेट यू गाइज इन टच विद मी। Some people say that food in an expensive restaurant is always better than food in a cheap restaurant. Would you agree? Not necessarily. I don't think this is always the case. I think that some restaurants are expensive, not so because of their food, but because of their location or because of their exclusivity. It has nothing to do with the food that they offer. For example, there is this place in Islamabad called Lofology. Now, they serve really expensive food, but I don't think that their food is substantially or objectively better than the other food places that we have in Rawalpindi or Islamabad. Their prices indicate the exclusivity which they try to create. Their prices indicate that they attract only very affluent or wealthy customers, and they try to create an environment in which not everybody is welcome, but only very uh, only very exclusive or very uh, affluent or wealthy people, or which we call elite, only those sort of people are welcome in these places. So the food is not really expensive because of the quality of ingredients or the because of any objectively better taste, but it is expensive because of the location in which they are running their business, as well as the business model that they have created around exclusivity and around only letting the elite people in their restaurants. So I don't agree that if food is expensive, then it it must be better in any way with the other economically viable food options that are available in the market. Next question. Do you think that there will be a greater choice of food available in shops in the future, or will there be less choice? I think that based on the logic that as the markets are becoming bigger and bigger, there is a wide range of people with a wide range of different food interests that need to be incorporated by the food industry. So I would say that in future we are going to see a lot of different type of uh, choices in terms of food available in the market. For example, uh, especially in cities, we are seeing that people from a lot of different subcultures are coming and settling in the cities. For example, if we see in the case of Islamabad or Karachi, there are people coming from Sindh, Punjab, interior Punjab, as well as Balochistan and KPK. Now, all these areas have vastly different food scenes, and when people come from all these places into a suburb or a metropolitan area or a big city, now ideally they would want some sort of representation of their choices in the food scene available in that particular city. So I think that a lot of businesses they are already understanding this idea, and they are opening food chains that cater to the particular interests of a particular subculture or a particular community. So I think that in terms of that, there is going to be a lot more choice in terms of the options of available foods in the shops. Next question. What effect has modern technology had on the way food is produced? I think that there have been huge improvement in terms of how quickly we can get our food ready. The biggest developments I think have come in the field of deep frying. We or air frying. Air frying has revolutionized the process of making food that is healthy as well as tasty, to put it in simple terms. You know, whether it's air frying, deep frying, baking, or any type of cooking, I think that there are now technologies available to get that particular type of food ready in substantially lower amount of time as compared to how we did in the past. So I would say that
The biggest effect of technology in terms of food has been related to the amount of time it takes to get a particular type of food ready to be consumed. Next question. How important is it for a country to be able to grow all the food it needs without importing any from other countries? I think it is crucially important for countries to really produce their own food. We have seen this in case of Russia, in case of Iran, that whenever the sanctions come in, it really affects the food prices. So, we live in really tense geopolitical times, and I think that it is a bare minimum for a country to be able to produce, to be able to generate, to be able to grow all of the food that it needs for all of its citizens, so that it does not have to import the most basic necessity of life, which is food. If a country imports foods, then it really has a lot of pressure in terms of the supply line, in terms of getting the flow of goods going into the country. Because without foods, people just they cannot survive. People can survive without fuel, but they cannot survive without food. Uh, so I think it is, as I said, it is absolutely crucial for each and every country to be able to grow the basic ingredients of food like wheat, fruits, vegetables, and all of the, as well as spices required to cook foods. I think it is absolutely crucial for a country to be able to grow all these foods domestically within its territories, so that they don't have any handicap, or they don't have any undesirable situation when they are at geopolitical odds with the neighboring countries from which they are importing their food. अब यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। लास्ट क्वेश्चन ये था कि एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो अपनी फूड्स खुद प्रोड्यूस करे। यहाँ पे ये आर्ग्यू किया हमने कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो है जब कोई जियोपॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जियोपॉलिटिक्स कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस के ताल्लुकात हैं इसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री फूड इंपोर्ट कर रही है तो उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है कि हम आपको खाने की चीज़ें तब तक नहीं भेजेंगे जब तक आप हमारी ये बात नहीं मानते। तो इसीलिए मैंने यही बात की कि क्रूशली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए कि वो अपनी फूड्स खुद ग्रो करे। वेजिटेबल्स, वीट और स्टेपल फूड जिसमें राइस आ जाते हैं, ये सारा कुछ खुद उन्हें जनरेट करना चाहिए। इसके अलावा है कि उससे पिछला क्वेश्चन था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ा, कि फूड किस तरह से बन रही है उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि चाहे एयर फ्राइंग हो, डीप फ्राइंग हो, कुकिंग हो, बेकिंग हो, अब इस तरह की डिवाइसेस आ गई हैं कि जिनमें कुकिंग जल्दी हो सकती है, फास्टर पेस पे हो सकती है। तो ये एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आई है। इससे पहले क्वेश्चन था कि डू यू थिंक देयर विल बी ग्रेटर चॉइस ऑफ फूड अवेलेबल इन शॉप्स इन द फ्यूचर और विल देयर बी लेस चॉइस, कि आने वाले वक्तों में शॉप्स पे खाने की चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होंगी या कम अवेलेबल होंगी। तो यहाँ मैंने यही बताया कि बड़े सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, उनकी खाने के बारे में चॉइसेस अलग अलग हैं। दैट्स वाई आई थिंक कि आने वाले वक्तों में मार्केट्स में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा डिफरेंट तरह की फूड्स अवेलेबल होंगी। सिमिलरली इससे पहले क्वेश्चन था कि क्या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का खाना चीप रेस्टोरेंट से बेहतर होता है। तो यहाँ मैंने आर्ग्यू किया कि नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इसलिए एक्सपेंसिव हो क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी है, या वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे इलीट क्लास के लोग आए और जनरल मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे ना आए। तो मोस्टली इस वजह से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव होते हैं। दे हैव नथिंग टू डू अबाउट कि उनकी क्वालिटी ऑफ फूड बेहतर है। तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थे। इसको फास्ट पेस्ड इसलिए रखा कि एग्जाम्स की कंडीशन भी फास्ट पेस्ड होती हैं, तो आई ट्राई टू रेप्लिकेट कि वहाँ पे किस तरह से आपने चलना है। अब एक जनरल बात होती है स्पीकिंग में कि वोकेबलरी किस तरह बिल्ड होगी। वोकेबलरी बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अच्छी इंग्लिश सुने और न्यू वर्ड्स जहाँ जहाँ आ रहे हैं उनको आप गूगल करें, उनके प्रोनाउंसिएशन को समझें, उनके मीनिंग को समझें, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होने हैं उसको समझें। इस बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करूं जहां से आप अच्छी चीज़ें
अच्छी इंग्लिश सुन सकें और साथ कैप्शंस या सबटाइटल भी अवेलेबल हो जहाँ से आप उसके स्पेलिंग देख के सर्च कर सकें। तो टेड एड एक चैनल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक तो ये चैनल है, आप इसको देखें। इसके अलावा और अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो किस गेट इन टच विद मी, मैं आपको मजीद रिसोर्सेज भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ये टेड एड का यूट्यूब चैनल है, आप इस पे देख सकते हैं। ग्रामर किस तरह इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जितनी ग्रामर आपको आती है उसकी बेस पे चेक करें कि क्या आपके आंसर्स में वो ग्रामर सही है या आप नर्वस होकर मिस्टेक्स कर रहे हैं। छोटे सेंटेंसेस में बात करें, छोटे सेंटेंसेस में ग्रामर कंट्रोल करना आसान होता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैं एक स्पीकिंग का टेस्ट स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये करना है कि इस पूरे टेस्ट के क्वेश्चंस को सेपरेट वॉइस नोट्स में सॉल्व करना है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास आइडियली है, अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू आप हमें रीच आउट करें और आई मेक श्योर कि मेरी टीम आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दे। ये हमारा हैंडल है सोशल मीडिया पे, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगहों पे। तो इसके थ्रू आप हमें रीच आउट करें, आई मेक श्योर कि टीम आपको अप्रोच कर ले और कॉन्टैक्ट नंबर आप तक पहुंचा दे। तो मैं टेस्ट ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों ने सेपरेट वॉइस नोट्स में इस पूरे टेस्ट को सॉल्व करना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 विजिबल है स्क्रीन पे, इसकी पिक्चर ले लें। अभी मैं पार्ट 3 भी ओपन करता हूँ, ये नीचे पार्ट 3 है, इसकी भी पिक्चर ले लें। और आपने इसको सेपरेट वॉइस नोट में सॉल्व करना है हर क्वेश्चन के आंसर को। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है ना, तो इसको आपने एक वॉइस नोट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो एट अ टाइम आप पहले क्वेश्चन भेजेंगे मुझे और फिर नीचे आप उसका वॉइस नोट भेज देंगे। तो मैं इसको सुन के आपको फीडबैक प्रोवाइड कर दूंगा कि ग्रामर आपकी कहाँ स्टैंड कर रही है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, क्या आप सेंटेंसेस में सही तरीके से बात कर रहे हैं या एक ही सेंटेंस में सारा आंसर कर रहे हैं, उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को। तो आपने मुझे आंसर्स अपने भेजने हैं और मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपकी कहीं पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। ये राइटिंग में और स्पीकिंग में इंडिविजुअल फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन दोनों मॉड्यूल्स में इस तरह से होता है कि आपको जब तक इंडिविजुअल फीडबैक ना मिले, क्योंकि हर किसी की अलग अलग तरह की मिस्टेक्स होती हैं ना, तो जब तक इंडिविजुअल फीडबैक ना मिले तो इम्प्रूव करना या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हाईलाइट करना मुश्किल होता है। तो आपने अपने आंसर्स मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और क्वेश्चन भी बता देना कि किस क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हैं। आपके कुछ डाउट्स हों या आपको कहीं हेल्प चाहिए हो या कहीं मुश्किल हो रही हो, वो भी आपने मुझे बताना है। आई मेक श्योर कि मैं आप सबको रीच आउट करूं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करे। और इसके अलावा आई वुड से कि कीप वर्किंग हार्ड। ये चीज़ें बहुत आसान है लेकिन इन पे डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूअस मेहनत रिक्वायर्ड होती है। कोई भी लैंग्वेज हो, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ उर्दू स्पीकिंग होंगे, कुछ पंजाबी स्पीकिंग होंगे, कुछ पश्तो स्पीकिंग होंगे, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज होगी, सिंधी होगी, या कोई भी लैंग्वेज हो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। तो वो आपको किस तरह आई? वो आपको इसी तरीके से आई है ना कि आपने उस पे डे इन डे आउट मेहनत किया तो वो आपको आ गई है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई 7 ईयर ओल्ड हो और वो क्या यार मुझे कभी भी ये लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। आपके माइंड को पता होता है कि मुझे ऐसा ऐसा चीजें समझ आ रही हैं, आई विल गेट बेटर। तो इंग्लिश भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसको बहुत मुश्किल नहीं समझना। ये भी एक लैंग्वेज है, इसके साथ वक्त गुजारा जाए तो ये आ जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल्स सब मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कोई भी आपको डाउट्स या क्यूरीज हों तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई मेक श्योर दैट आई गेट बैक टू यू। एंड दिस इज वेयर वी विल एंड अवर लेक्चर। ये लेक्चर 8 था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसमें आपको टिप्स दी जाएंगी टेस्ट डे के लिए, कि टेस्ट के दिन अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हम बात करेंगे उन एस्पेक्ट्स को लेके। जो फॉर्मल प्रिपरेशन है वो हमारी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स कंप्लीट हो रही है। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों को जितने चाहिए, गेट इन टच विद मी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। एंड वी विल कीप वर्किंग एंड वी विल रीच अवर गोल। जो भी आपका बैंड स्कोर माइंड में है, एटलीस्ट आपको बैंड 7 एम करना चाहिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमारी डिटेल में बात हो चुकी है कि लिसनिंग में और रीडिंग में एटलीस्ट 35 to 36 क्वेश्चंस ठीक हो। इसके अलावा
जो है स्पीकिंग और राइटिंग में आप लोग अपना रिस्पॉन्सेज सबमिट करवाएंगे मुझे, तो मैं आपको फीडबैक देता रहूंगा कि आपका कितना बैंड बन रहा है और कितनी इम्प्रूवमेंट करनी है बैंड 7 तक पहुंचने के लिए। तो वी विल वर्क टुगेदर एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आप सब लोग अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेस्ट डे के लिए इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।